मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे सत्येंद्र जैन बीमार हैं और एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं। ऑक्सीजन मास्क लगा है, बीपी चेक करने वाला मॉनिटर बंधा है। मतलब कि वे इतने बीमार हैं कि उन्हें अस्पताल में ही रहना होगा। लेकिन जब ईडी के अफसर अचानक सत्येंद्र जैन के कमरे में गए तो न तो ऑक्सीजन मास्क लगा था और न ही बीपी चेक करने वाला मॉनिटर। जैन मजे लेकर अपनी बीवी से बातें कर रहे थे। ईडी के अफसरों को देखकर फटाफट जैन ने मास्क लगा लिया और पहले की तरह कराहने लगे। मतलब यह कि वो बीमार नहीं है, बस बीमारी का नाटक कर रहे हैं। असल में सच भी यही है। इसलिए जब भी राजनेता या रसूखदार पकड़ा जाता है तो जेल जाने से पहले ही गंभीर बीमार हो जाता है और जेल की जगह हॉस्पिटल पहुंच जाता है और मजे करता है। यही खेल शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी खेल रहा था। लेकिन जब कोर्ट ने उसे भुवनेश्वर एम्स भेजा तो पता चला कि उसे अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है ही नहीं। अब वही खेल लंबे समय से केजरीवाल का कट्टर ईमानदार मंत्री सत्येंद्र जैन खेल रहा है, जो दिल्ली सरकार के अस्पताल में मजे कर रहा है। ईडी इस बात को लेकर कोर्ट जा पहुंची और मांग कर डाला कि जैन को स्वतंत्र अस्पताल में भेजा जाए, क्योंकि वह बहाने बना रहा है और दिल्ली सरकार के अस्पताल इस काम में उसका सहयोग कर रहे हैं। जैन वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा संचालित एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती है। ईडी ने हाईकोर्ट में तर्क रखा कि जैन स्वस्थ है और बीमारी का बहाना करके अस्पताल में भर्ती है। इसमें अस्पताल प्रशासन उसकी सहायता कर रहा है। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना के समक्ष ईडी द्वारा दायर आवेदन में जैन को एम्स, आरएमएल अस्पताल या सफदरजंग अस्पताल में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए ईडी ने तर्क रखा कि उनके स्वास्थ्य के स्वतंत्र मूल्यांकन की आवश्यकता है, क्योंकि वे स्वस्थ हैं। ईडी ने दावा किया कि 27 जून को मामले के जांच अधिकारी एलएनजेपी अस्पताल गए, जहां उन्होंने पाया कि जैन मरीज के बिस्तर पर बिना किसी परेशानी के सो रहे थे और यहां तक कि मल्टीपारा रोगी मॉनिटर भी बंद किया गया था। किसी भी चिकित्सा उपकरण से उनकी निगरानी नहीं की जा रही थी और उनकी पत्नी कमरे में मौजूद थी। जब आईओ कमरे में पहुंचे तो प्रतिवादी ने तुरंत ऑक्सीजन मास्क पहना, बीपी उपकरण, बेल्ट और मॉनिटर चालू किया। तथ्य यह है कि प्रथम दृष्टया प्रतिवादी की स्थिति ऐसी नहीं है कि उसे अस्पताल में भर्ती किया जा सके। ईडी ने इस मुद्दे को लेकर निचली अदालत के समक्ष भी आवेदन दायर किया था, लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने निचली अदालत के 6 जुलाई के आदेश को चुनौती दी है। जांच एजेंसी ने कहा कि जैन दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का प्रभार संभाल रहे थे। एलएनजेपी अस्पताल की वेबसाइट के होम पेज पर प्रमुखता से दिखाए जा रहे हैं। साथ ही अस्पताल में पट्टिका पर उनके द्वारा अतिथि के रूप में उद्घाटन की याद में दिखाया गया। ईडी ने कहा, जैन की अंतरिम जमानत पर सुनवाई के दौरान उन्होंने यह मुद्दा उठाया, लेकिन अदालत ने उनके आग्रह को खारिज कर एलएनजेपी अस्पताल से जवाब मांगते हुए सुनवाई 29 जुलाई तय की है। प्रवर्तन निदेशालय को इस बात पर गंभीर संदेह है कि क्या लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल या जीबी पंत अस्पताल में जैन की सही चिकित्सा स्थिति मिलेगी, क्योंकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते अधिकारी प्रभाव में हैं। ईडी की याचिका में कहा गया है कि जैन की या तो एम्स, आरएमएल या सफदरजंग अस्पताल में जांच की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पार्थ चटर्जी की खास दोस्त अर्पिता मुखर्जी ने ईडी के सामने उसकी सारी कुंडली खोल कर रख दी। अर्पिता का मुंह खोलते ही रंगीले मंत्री पार्थ चटर्जी के किस्से बाहर आ गए। अर्पिता ने ईडी को बताया कि पार्थ उसके और एक दूसरी महिला के घर को अपने काले धन का गोदाम बना रखा था। अर्पिता के घर हर 8-10 दिनों में एक बार पार्थ चटर्जी जरूर आता था। जिस कमरे से ईडी ने 21 करोड़ कैश, सोना, विदेशी करेंसी बरामद किए, उस कमरे में सिर्फ पार्थ चटर्जी और उसके आदमी ही जाया करते थे। नोटों के बंडल पैक होकर आते थे और उसी कमरे में रखे जाते थे। पूछताछ के दौरान अर्पिता मुखर्जी ने कई सारे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सूत्रों का कहना है कि सारे पैसे पैक करके एक ही कमरे में रखे जाते थे। इस रूम में पार्थ चटर्जी और उनके लोग ही अंदर आते थे। मुखर्जी के अनुसार पार्थ चटर्जी हर हफ्ते या 10 दिन में एक बार आते थे। उन्होंने कहा था, पार्थ मेरे घर को और एक और महिला के घर को मिनी बैंक की तरह इस्तेमाल करते थे। वो महिला भी पार्थ की अच्छी दोस्त है। पार्थ कभी ये नहीं बताते थे कि कितना पैसा है। अर्पिता की पार्थ से मुलाकात पश्चिम बंगाल की अभिनेत्री ने करवाई थी। उसकी 2016 से पार्थ से दोस्ती थी, लेकिन उसकी गलत गतिविधियां 2 साल पहले से शुरू हुई थी।
ये पैसा एसएससी एग्जाम के अलावा ट्रांसफर पोस्टिंग कॉलेजों को मान्यता दिलवाने जैसे कामों से आता था। पैसा हमेशा पार्थ के लोग लेकर आते थे, पार्थ नहीं। वहीं ईडी को पार्थ के घर से 2012 टीईटी एग्जाम के भी दस्तावेज मिले हैं। अर्पिता ने कई संपत्तियों के बारे में भी बताया है। एक ब्रोकर और एक बड़े कारोबारी का जिक्र भी किया गया है। इनके यहां भी ईडी ने छापेमारी की है। वर्ष 2008 से 2014 के बीच बंगाली और उड़िया फिल्म उद्योग में सक्रिय रही मुखर्जी ने मॉडलिंग भी की, लेकिन मनोरंजन उद्योग में सीमित सफलता के बावजूद अर्पिता मुखर्जी दक्षिण कोलकाता के जोका इलाके में एक शानदार अपार्टमेंट की मालकिन हैं। सूत्रों का कहना है कि वह नियमित रूप से शहर में हुक्का बार जाती थी, बैंकॉक और सिंगापुर जैसी जगहों की भी यात्राएं करती थी। जाहिर है कि इस खर्चे का इंतजाम पार्थ की जेब से हुआ करता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पहले राष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ा और अब विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा की फजीहत हो गई, वो भी खुद उनकी वजह से। दरअसल मार्गरेट अल्वा उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ते हुए भाजपा को घेरना चाहती थी, लेकिन वो खुद ही अपने जाल में फंस गईं। सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के कुछ मित्रों से बात करने के बाद उनके सभी फोन कॉल डाइवर्ट किए जाने लगे हैं और अब वो किसी को भी कॉल नहीं कर पा रही हैं। दरअसल उनका इशारा केंद्र सरकार की तरफ था कि उसी के कहने से यह सब हुआ है और उनके फोन कॉल्स डाइवर्ट किए जाने लगे हैं, जिससे कि वो भाजपा के नेताओं से बात ना कर पाएं। इसीलिए अब वे ना तो कॉल कर पा रही हैं और ना ही कॉल रिसीव कर पा रही हैं। मार्गरेट अल्वा ने इसके लिए एमटीएनएल और बीएसएनएल का नाम लिखकर आग्रह किया कि अगर उनका फोन रिस्टोर कर दिया जाता है तो वो बीजेपी के किसी भी सांसद को फोन नहीं करने का वादा करती हैं। लेकिन हकीकत इसके उलट थी। दरअसल अल्वा एक फ्रॉड का शिकार हो चुकी थी। खबरों के अनुसार मार्गरेट अल्वा एक साइबर फ्रॉड का शिकार हुई हैं, जिसके बारे में दिल्ली पुलिस ने भी 19 जुलाई को ही ट्विटर पर चेतावनी जारी की थी। लेकिन दिल्ली पुलिस और पीआईबी द्वारा केवाईसी धोखाधड़ी के बारे में बार बार चेतावनी के बावजूद अल्वा ने भाजपा पर निशाना साधने के लिए ये झूठा बहाना बनाया। लेकिन कांग्रेस नेता के फर्जी दावों के बाद एमटीएनएल ने फिर जवाब दिया कि वह कभी भी व्हाट्सएप, एसएमएस, कॉल आदि पर केवाईसी नहीं मांगते हैं, बल्कि इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए सभी जीएसएम ग्राहकों को संदेश भेजकर और कॉल करके अलर्ट करते हैं। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि ऐसे केवाईसी संदेशों को नजरअंदाज करें। वहीं बीजेपी ने फर्जी खबर फैलाने के लिए कांग्रेस नेता पर निशाना साधा है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मार्गरेट अल्वा के फोन टेप किए जाने के कांग्रेस के आरोप पर कहा कि यह एक बचकाना आरोप है और कांग्रेस इस तरह के आरोप लगाती ही रहती है। लेकिन हमारी सरकार में इस तरह की हरकतों की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें पता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव का परिणाम क्या होगा, हम ऐसा क्यों करेंगे। वो एक वरिष्ठ महिला हैं और उन्हें इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए। बता दें कि उपराष्ट्रपति पद की विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा गुजरात की 23वीं राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। इसके अलावा अल्वा ने राजस्थान की 20वीं और उत्तराखंड की 4थी राज्यपाल के रूप में भी काम किया है। अल्वा का जन्म 1942 में कर्नाटक के मैंगलोर में हुआ था। वे तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के विभिन्न हिस्सों में पली बढ़ी। उनके पिता भारतीय सिविल सेवा से जुड़े थे। अल्वा राज्यसभा के लिए लगातार 4 बार और लोकसभा में 1 कार्यकाल के लिए चुनी गईं। राज्यपाल बनने से पहले अल्वा कांग्रेस की संयुक्त सचिव और कैबिनेट मंत्री रह चुकी थी। उनकी सास वायलेट अल्वा 1960 के दशक में राज्यसभा की स्पीकर थी। अल्वा खुद भी पेशे से वकील हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी के अधिकारों पर उठाए गए सवालों को दरकिनार करते हुए पूरे विपक्ष को बड़ा झटका दिया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के विभिन्न प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली 241 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को मिले अधिकारों को जायज ठहराया है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पीएमएलए कानून में बदलाव सही है और ईडी की गिरफ्तारी की सख्त भी सही है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के तहत जांच, तलाशी, गिरफ्तारी और संपत्तियों को अटैच करने जैसे ईडी की सख्तियों को बरकरार रखा है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी माना कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है, यानी ईडी के पास जितने भी अधिकार हैं उसे सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहरा दिया है। शीर्ष अदालत के इस फैसले को कांग्रेस सहित समूचे विपक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी से लेकर गांधी वाड्रा और हेमंत सोरेन तक सभी ईडी के लपेटे में हैं। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस और 241 याचिकाओं पर फैसला सुनाया है। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम, महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी ईडी की गिरफ्तारी, जब्ती और जांच प्रक्रिया को चुनौती दी थी। वहीं इस फैसले के बाद बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पूर्व गृह मंत्री और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा
कि पीएमएलए को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी पी चिदंबरम और अन्य नेताओं के लिए चिकन खुद तलने के लिए आ जाने जैसा है। वहीं इस फैसले में यह भी खास है कि अदालत ने जमानत की दोहरी शर्तों के प्रावधानों को भी बरकरार रखा है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि ईसीआईआर की तुलना एफआईआर से नहीं की जा सकती। यह ईडी का आंतरिक दस्तावेज है, ऐसे में सभी मामलों में ईसीआईआर की कॉपी देना आवश्यक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तारी के आधार के बारे में जानकारी देना ही पर्याप्त है। हालांकि ट्रायल कोर्ट यह फैसला दे सकती है कि आरोपी को कौन से दस्तावेज देने हैं या नहीं। इतना ही नहीं, ईडी अधिकारियों को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी आरोपी को हिरासत में लेने के समय गिरफ्तारी के आधार का खुलासा करना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने 2018 में फाइनेंस बिल के जरिए किए गए बदलाव के मामले को 7 जजों की बेंच में भेज दिया है। कोर्ट ने कहा कि जांच के दौरान ईडी अधिकारियों के सामने दर्ज बयान भी वैध सबूत हैं। बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि जांच एजेंसियां प्रभावी रूप से पुलिस शक्तियों का प्रयोग करती हैं, इसलिए उन्हें जांच करते समय सीआरपीसी का पालन करने के लिए बाध्य होना चाहिए। चूंकि ईडी एक पुलिस एजेंसी नहीं है, इसलिए जांच के दौरान आरोपी द्वारा ईडी को दिए गए बयानों का इस्तेमाल आरोपी के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई में किया जा सकता है, जो आरोपी के कानूनी अधिकारों के खिलाफ है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि कैसे जांच शुरू करने, गवाहों या आरोपी व्यक्तियों को पूछताछ के लिए बुलाने, बयान दर्ज करने, संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अधिकतम 7 साल की सजा है, लेकिन कानून के तहत जमानत हासिल करना बहुत मुश्किल है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस जो विषय उठा रही है वो न देश के लिए है और न ही पार्टी के लिए, बल्कि परिवार को बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, उस घोटाले के बारे में एजेंसी को जवाब देना ये उनकी आवश्यकता है, यही उन्हें करना चाहिए। उन्होंने कहा, लेकिन यह परिवार अपने आप को देश और कानून से ऊपर समझता है, इसलिए उनसे कोई जवाब मांगे तो इन्हें यह पसंद नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए और ईडी के अधिकार क्षेत्र को बरकरार रखा है। गौरतलब है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में बना था। यह कानून 2005 में अमल में आया। इसमें 2005, 2009 और 2012 में 3 बार संशोधन भी हुए हैं। साथ ही इसमें बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई, बाजार नियामक सेबी और बीमा नियामक इरडा को भी इसके दायरे में लाया गया है। वहीं पीएमएलए संशोधन अधिनियम 2012 ने अपराधों की सूची का दायरा बढ़ाया। इनमें धन छुपाने, अधिग्रहण और धन के आपराधिक कामों में इस्तेमाल को भी शामिल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल की सियासत में ईडी की कार्रवाई को लेकर मचे घमासान के बीच भाजपा नेता और पूर्व अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने एक बड़ा बयान देकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पैरों तले से जमीन खिसका दी है। मिथुन ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि टीएमसी के 38 विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि 21 विधायक तो सीधे मेरे संपर्क में हैं। दरअसल वो संकेत दे रहे थे कि पश्चिम बंगाल में भी महाराष्ट्र जैसा राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है। उनके इस दावे के बाद बंगाल की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मिथुन से जब इस पर ज्यादा जानकारी मांगी गई तो वो बोले कि फिल्म से पहले म्यूजिक और फिर ट्रेलर रिलीज होता है। अभी म्यूजिक रिलीज हुआ है, अब ट्रेलर का इंतजार कीजिए। मैं मुंबई में सो रहा था, उठा और अचानक न्यूज़ देखी तो बीजेपी और शिवसेना सरकार बना चुकी थी। अगर यह महाराष्ट्र में किया जा सकता है तो यहाँ क्यों नहीं किया जा सकता। बीते साल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के जरिए बंगाल की राजनीति में एंट्री करने वाले मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि यदि टीएमसी के लोग कहते हैं कि हम जनता के प्यार से जीते हैं तो फिर डर किस बात का है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि बीजेपी को एंटी मुस्लिम बताना सिर्फ साजिश भर है, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि हमेशा आरोप लगा है कि बीजेपी दंगा करवाती है, लेकिन मैं साफ बोलता हूं कि यह सिर्फ साजिश का हिस्सा है। मुझे दिखाओ कि बीजेपी ने पिछले 1 साल में कहां दंगा किया है। देश के 18 राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। अगर उन्हें मुसलमान पसंद नहीं है तो 3 सबसे बड़े मेगा स्टार मुसलमान कैसे हो गए। उन्होंने आगे कहा कि टीएमसी नेताओं का मतलब चोर है, जनता उन्हें वोट देकर लाई थी, लेकिन अब राज्य की स्थिति ऐसी हो गई है कि केवल भगवान ही बचा सकते हैं। वहीं हाल ही में बंगाल में हुई ईडी की कार्रवाई, जिसमें ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया है, इस पर भी मिथुन ने कहा कि अगर कोई सबूत नहीं है तो फिर डरने की बात नहीं है। अगर किसी ने गलत किया होगा तो कोई शक्ति उसे बचा नहीं सकती। मिथुन ने दावा किया कि टीचर भर्ती घोटाला 100 करोड़ नहीं बल्कि 2000 करोड़ का था। वहीं मिथुन चक्रवर्ती के सत्ता परिवर्तन के दावे को देखा जाए तो ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अगर उनके दावे को सही भी मान लें तो 38 टीएमसी विधायकों के भाजपा में आने से भी सरकार नहीं बनेगी। भाजपा के फिलहाल राज्य में 69 विधायक हैं और 38 और विधायक मिलने के बाद यह आंकड़ा 107 का हो जाएगा, जबकि राज्य में सत्ता में आने के लिए जादुई आंकड़ा 144 का है। ऐसे में इन विधायकों के टूटने के बाद भी उसे 37 और विधायकों की जरूरत होगी। लेकिन उनके इस दावे के बाद राज्य की राजनीति में कयासों का दौर शुरू हो गया है। साथ ही टीएमसी नेताओं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के माथे पर चिंताओं के बल भी जरूर पड़ गए होंगे, क्योंकि अब तक ममता बनर्जी लगातार खुद के मजबूत होने के दावे करती थी और बीजेपी को तोड़ने की बात कहती थी। लेकिन अगर टीएमसी इस तरह टूट जाती है तो ममता की राजनीति पर मुश्किलों के काले बादल आने शुरू हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
लाख कोशिशों के बाद भी मोदी सरकार के सामने लड़ना तो दूर, विपक्ष अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा है। आए जब किसी न किसी मुद्दे पर विपक्ष की फूट उजागर हो जाती है। ताजा मामले में एक बार फिर से विपक्ष के आपसी मतभेद उस वक्त सामने आ गए जब राज्यसभा और लोकसभा से बड़ी संख्या में सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर कांग्रेस ने रणनीति तय करने के लिए सभी विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई थी। लेकिन इस बैठक से दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और पश्चिमी बंगाल में सत्ता चला रही तृणमूल कांग्रेस ने दूरी बना ली। इसे कांग्रेस और उसके साथ ही संयुक्त विपक्ष के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है। पहले राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की फूट सामने आई और अब सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर भी उसके मतभेद उजागर हो गए। यह हाल तब है जब तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सांसद भी निलंबित हुए हैं। इसके बाद भी उन दोनों ने बैठक से दूरी बना ली। मतलब साफ है कि इन्हें कांग्रेस का साथ और विपक्ष के रूप में उसका नेतृत्व मंजूर नहीं है। तो सवाल है कि फिर इस तरह से कैसे विपक्ष मोदी सरकार से लड़ेगा। दरअसल राज्यसभा और लोकसभा में बड़ी संख्या में सांसदों के निलंबन का मुद्दा गरमाया हुआ है। खास बात यह है कि लोकसभा से 4 और राज्यसभा से 19 सांसदों को निलंबित किया गया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में फ्लोर स्ट्रेटजी तैयार करने के लिए बैठक बुलाई थी, जिसमें डीएमके, आरजेडी, एनसीपी, सीपीएम, सीपीआई, शिवसेना, आरएलडी, एमडीएमके, आईईयूएमएल, आरएसपी और एनसी शामिल हुई थी। लेकिन टीएमसी और आप इस बैठक से गायब रही। साथ ही कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों की तरफ से आयोजित विरोध प्रदर्शन में भी टीएमसी सांसदों ने भाग नहीं लिया। इतना ही नहीं, टीएमसी सांसदों ने तख्तियां दिखाकर और नारेबाजी कर अलग से विरोध प्रदर्शन किया, जिससे विपक्षी खेमे में फूट के संकेत साफ दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता खड़गे ने कहा, हमारा काम सभी को बुलाना है, देखते हैं कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। अगर उनके पास अलग एजेंडा है तो यह अलग बात है। मेरा काम यह सुनिश्चित करना था कि हम सभी साथ जाएं और एकजुट होकर लड़ें। गिनती नहीं, आप लोगों के मुद्दों को कैसे उठा रहे हैं और वे कैसे विपक्षी दलों के खिलाफ काम कर रहे हैं, यह जरूरी है। गौरतलब है कि सदन की कार्रवाई बाधित करने के लिए मंगलवार को विपक्ष के 19 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। ये सांसद बढ़ती कीमतों और जीएसटी दरों में इजाफा होने पर तत्काल चर्चा के लिए जोर डाल रहे थे। वहीं इससे पहले सोमवार को भी कथित दुर्व्यवहार के चलते लोकसभा से 4 कांग्रेस सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कल तक गांधी परिवार को कोसने वाले और पार्टी में बड़े बदलाव की मांग करने वाले गुलाम नबी आजाद को जैसे ही सोनिया गांधी ने कुछ जिम्मेदारी दी, अपना पुराना विरोध भूल वे फिर से सोनिया गांधी की भक्ति में लीन हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में ईडी में मात खाई कांग्रेस के पास अब ज्यादा तर्क नहीं बचे तो गुलाम नबी आजाद बादशाहों और नवाबों के किस्से सुनाने लगे। उनकी बातों का लब्बो-लुआब यह कि सोनिया गांधी को छोड़ दिया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। असल में गुलाम नबी आजाद ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सोनिया गांधी बीमार हैं, उन्हें इस तरह से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। आजाद ने आगे कहा कि पुराने वक्त में जंगों के उसूल हुआ करते थे। उस वक्त बादशाह अपनी सेना से कहते थे कि बीमार और औरतों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। अब गुलाम नबी आजाद को कौन बताए कि देश में बादशाही नहीं, लोकतंत्र है और कानून सबके लिए एक समान है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा तीसरे दिन सोनिया गांधी से पूछताछ की गई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं ने सड़क पर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कई कांग्रेसी सांसदों ने पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दी। उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और जी23 ग्रुप के मेंबर गुलाम नबी आजाद भी सोनिया गांधी के पक्ष में खड़े नजर आए। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सोनिया गांधी पिछले 6 महीने से बीमार हैं। इसके अलावा अब उनकी उम्र भी हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए आजाद ने कहा कि पहले भी इस मामले को सरकार उठा चुकी है। उस वक्त इस केस के बंद होने की सूचना आई थी, लेकिन फिर पूछताछ का जिन्न बाहर आ चुका है। आजाद ने कहा कि राहुल गांधी से ईडी के अधिकारी 2-2 शिफ्ट में 50 घंटे से ज्यादा की पूछताछ कर चुके हैं। जब इस केस में मालूम है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी एक ही परिवार के हैं, तो एक ही केस में राहुल गांधी से पूछताछ के बाद उनकी बुजुर्ग और बीमार मां से फिर वही सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में हर रोज हो रहे नए खुलासों से ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की मुश्किलें तो बढ़ ही रही हैं, साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस झूठ की भी भद्द पिट रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके मंत्री को फंसाया जा रहा है। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद उनकी एक के बाद एक नामी और बेनामी संपत्ति का खुलासा हो रहा है। अब ईडी के अधिकारियों को कम से कम 100 डंपरों का पता चला है जिन्हें पार्थ चटर्जी के पैसों से खरीदा गया था। इन डंपरों पर अंग्रेजी में पी लिखा हुआ है। पी का मतलब पार्थ चटर्जी से लगाया जा रहा है। वहीं पार्थ और अर्पिता को बुधवार को कोर्ट के आदेश पर 48 घंटे बाद दोबारा मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। 2 घंटे चले चेकअप के बाद जब वे बाहर आए तो पत्रकार बार बार उनसे मंत्री पद से इस्तीफा देने के बारे में पूछ रहे थे। इस पर पार्थ ने चिल्लाकर कहा, इस्तीफा क्यों दूं, इसकी वजह बताओ। वहीं खबरों के अनुसार
पूर्व बर्दवान इलाके के पालसीट में जाएं तो सड़कों पर डंपरों की कतारें नजर आएंगी। दुर्गापुर एक्सप्रेसवे के पास पालसीट टोल प्लाजा से पहले आजापुर गांव में जाते ही वहां डंपरों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद से ये डंपर नहीं चल रहे हैं। इन्हें खेतों के बगल में गांव की सड़कों पर खड़ा कर रखा है। उन डंपरों पर पी का लोगो लगा हुआ था, लेकिन मंत्री पार्थ की गिरफ्तारी के बाद उन्हें हटा दिया गया। कहा जा रहा है कि डंपरों पर राहुल राज भी लिखा हुआ है। अब यह राहुल राज कौन है, इस पर गांव के निवासियों का कहना है कि इलाके के 2 निवासी बबलू और डाबुई मुख्य रूप से इन डंपरों की देखभाल करते हैं और उनके बेटे के नाम राहुल और राज हैं। फिलहाल बबलू और डाबुई इलाके में नजर नहीं आ रहे हैं। गौरतलब है कि जमालपुर और बर्दवान नदियों से बालू निकाली जाती है। हालांकि अभी पिछले कुछ दिनों से बालू खनन बंद है, लेकिन जहां पर डंपर खड़े होते हैं वहां पर एक कार्यालय भी है। खबरों के अनुसार मीडिया के पहुंचने से पहले ही इसे बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस कार्यालय पर टीएमसी के झंडे लगे हुए थे। ईडी के सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में बबलू और डाबुई ने इस कारोबार की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में पार्थ चटर्जी ने भी यहां काफी पैसा लगाया। पार्थ चटर्जी के पैसे से डंपर खरीदे गए। वहीं शिक्षक भर्ती घोटाले में पहले फ्लैट और पार्लर के बाद इस बार डंपर का पता चला है। ईडी के अधिकारी संपत्ति का हिसाब तलाशने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस पर भाजपा के केंद्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि बहुत से लोग जानते हैं कि कहां और कितनी संपत्ति थी। अगर आप आम लोगों से पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पार्थ चटर्जी की कहां की संपत्ति है। वहीं इससे पहले ईडी की टीम ने कोलकाता और उसके आसपास 5 जगहों उत्तर 24 परगना जिले के बेलघोरिया और राजडांगा में बने अर्पिता के ऑफिस, रिश्तेदारों के घर और बाकी फ्लैट्स पर भी छापा मारा, जहां से कई अहम दस्तावेज मिलने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्थ और अर्पिता के 5 और ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। गौरतलब है कि मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी के घर से 21 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। साथ ही प्रदेश के अलग अलग जिलों में लग्जरी फ्लैट, पार्लर, बागानबाड़ी की जानकारी मिली थी। इसके बाद पार्थ और अर्पिता को गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों 3 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस से लेकर टीएमसी तक और आम आदमी पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी तक सब इस बात से नाराज हैं कि 18 जुलाई से अनाज, दही और लस्सी जैसी चीजों के दाम बढ़ गए। इस बात को लेकर संसद से सड़क तक विपक्ष सरकार का विरोध कर रही है। असल में इस मामले पर जीएसटी परिषद ने फैसला किया। दिलचस्प यह है कि इस परिषद में कांग्रेस, टीएमसी सहित सारी विपक्षी पार्टियां हैं। जीएसटी परिषद के जिस जीओएम ने यह फैसला किया तो किसी ने कोई विरोध नहीं किया। फैसला सर्वसम्मति से हुआ और जब हो तो विपक्ष का विरोध शुरू हो गया। विपक्ष के इस दोहरे चेहरे को सरकार ने राज्यसभा में उजागर कर दिया। सरकार ने राज्यसभा में कहा कि अनाज, दही, लस्सी सहित विभिन्न वस्तुओं पर माल और सेवा कर लगाए जाने का हालिया फैसला विभिन्न राज्यों के मंत्रियों के समूह ने सर्वसम्मति से लिया था। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने अपने जवाब में बताया कि जीएसटी परिषद की लखनऊ में हुई 45वीं बैठक में विभिन्न राज्यों के मंत्रियों का एक समूह बनाने का फैसला किया गया था। चौधरी ने कहा कि उस जीओएम में कर्नाटक, बिहार, केरल, गोवा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के मंत्री शामिल थे। उन्होंने यह भी कहा कि यह जीओएम सर्वसम्मति से फैसले लेता है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने सवाल किया था कि हाल ही में जिस बैठक में अनाज, दही, लस्सी आदि पर जीएसटी लगाए जाने का फैसला हुआ, क्या उसमें विपक्षी दलों द्वारा शासित दिल्ली, केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के मंत्री मौजूद थे? उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या इन प्रदेशों ने बैठक में इन वस्तुओं पर जीएसटी लगाए जाने का विरोध किया था या असहमति जताई थी? पंकज चौधरी ने कहा कि फैसला करने वाले समूह में शामिल लोगों की स्वीकृति से ही फैसला लिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाए जाने से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि इस तरह के फैसले जीएसटी परिषद लेती है और उसमें यह प्रस्ताव आया था। पंकज चौधरी ने कहा कि प्रस्ताव पर अभी विचार किया जा रहा है। भाजपा सदस्य अशोक वाजपेयी ने सवाल किया था कि क्या एक देश एक मूल्य के सिद्धांत के तहत पेट्रोलियम उत्पादों पर समान जीएसटी लागू किया जाएगा? मंत्री ने इससे पहले ट्वीट कर यह बात कही थी कि क्या यह पहली बार है जब इस तरह के खाद्य पदार्थों पर कर लगाया जा रहा है। राज्य सरकारें जीएसटी से पहले की व्यवस्था में खाद्यान्न से काफी राजस्व एकत्र कर रहे थे। अकेले पंजाब ने परचेज टैक्स के रूप में खाद्यान्न पर 2000 करोड़ रुपए से अधिक का संग्रह किया। यूपी ने 700 करोड़ रुपए जुटाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की कुर्सी छीन ली। पार्टी छीनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब बात इतनी ही नहीं है। अब शिंदे
ठाकरे परिवार में भी सेंध लगाने की कोशिश में जुट गए हैं। शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाला ठाकरे की बहू स्मिता ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। हालांकि उन्होंने इस मुलाकात को शिष्टाचार बताया और कहा कि शिंदे पुराने शिवसैनिक हैं। खास बात है कि शिंदे से मुलाकात करने वाली स्मिता ठाकरे पहली सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि यह एक शिष्टाचार भेंट थी। दक्षिण मुंबई में सरकारी अतिथि गृह सह्याद्री में शिंदे से मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि एकनाथ शिंदे एक पुराने शिवसैनिक हैं जो मुख्यमंत्री बन गए हैं। मैं यहां उन्हें बधाई देने आई हूं। मैं उन्हें और उनके काम को पिछले कई सालों से जानती हूं। यह शिष्टाचार मुलाकात थी। हम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं, इसलिए मैं आज उनसे मिली। शिवसेना में बगावत के बारे में पूछे जाने पर स्मिता ने कहा कि वह इसके बारे में कुछ नहीं जानती हैं, क्योंकि वह एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राजनीति में नहीं हैं। स्मिता ने कहा कि मैं राजनीति में नहीं हूं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। वह 1995 से लेकर 99 के दौरान शिवसेना में एक शक्तिशाली शख्सियत थी। स्मिता बाल ठाकरे के बेटे जयदेव ठाकरे की पत्नी हैं। इसके पहले राव साहब पाटिल दानवे ने दावा किया है कि जालना जिले से शिवसेना के वरिष्ठ नेता अर्जुन खोतकर जल्दी शिंदे के समूह में शामिल होंगे। खास बात है कि खोतकर ने मुख्यमंत्री शिंदे से मुलाकात की थी, जिसमें दानवे भी शामिल थे। इस चर्चा की तस्वीरें भी सामने आई थी। हालांकि खोतकर ने उद्धव के साथ बने रहने की बात कही है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान खोतकर ने कहा कि कल मुख्यमंत्री से मिला था और उन्होंने मुझे चाय नाश्ते पर बुलाया था। हम वहां गए, बस इतना ही। अगर इससे अटकलें लगाई जाती हैं तो लगती रहें। मैं अभी भी शिवसेना में हूं। हम 40 सालों से दोस्त हैं। बुलाने पर अगर चाय के लिए नहीं जाऊंगा तो यह सही नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।